हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के खंड अ का जो पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन, उसके अंतर्गत जो 4 मुख्य अधिनियम दिए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला अधिनियम है मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। इस अधिनियम का हम पूरी डिटेल देखेंगे और जानकारी देखेंगे कब लाया गया और कब प्रारंभ करा गया इसे। इस प्रकार हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, और ये मुख्यतः अधिनियम आया कब है, तो यह 2004 में आया है। अगर पूछा जाए कि अधिनियम का क्रमांक क्या है, तो अधिनियम का क्रमांक 2004 में 6वें नंबर का अधिनियम क्रमांक है ये। और ये कब लागू हुआ था, तो ये भारतीय गणराज्य के 55वें वर्ष में लागू हुआ है। और राज्यपाल की अनुमति कब मिल रही है इन्हें, तो इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति मिली है 26 मार्च 2004 को। जबकि गजट में प्रकाशन की तिथि या प्रभावी होने की तिथि कब आ रही है हमारे पास, तो 29 मार्च 2004 को। यह पूछा गया है कि 29 मार्च 2004, ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है। 2 बार पूछ चुका है एमपीपीएससी, और यह एक प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, तो यह 2004 में हुआ था, 29 मार्च 2004 इम्पोर्टेंट डेट है। और बाकी अधिनियम धाराओं के साथ साथ अध्यायों में भी बटे होते हैं, लेकिन यह जो हमारा मुख्य अधिनियम है ये कुल 18 धाराओं में बटा हुआ है। तो इस अधिनियम की कुल धाराएं कितनी है, तो इस अधिनियम की कुल धाराएं 18 धाराएं। तो एक एक करके हम धाराएं देखते हैं। तो धारा 1 क्या कहती है, तो सभी अधिनियम की धाराएं एक ही बात कहती है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। कहाँ पर विस्तार है, क्योंकि यह अधिनियम मध्य प्रदेश का है, इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तारित है। और प्रारंभ कब हो रहा है, प्रारंभ की डेट हमारी वही 29 मार्च 2004 की है। अब धारा दो क्या कहती है, तो परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। तो धारा 2 के ए में किसकी परिभाषा है, तो गोमांस की परिभाषा है। अब गोमांस क्या है, तो वह मांस जिसका वध निषिद्ध है वह गोमांस की श्रेणी में आएगा। जैसे कि गाय हो गए, सांड हो गए, बैल हो गए, बछड़े हो गए, बछिया हो गए, इनका अगर मांस पाया जाता है तो वो गोमांस की श्रेणी में आ जाएगा। बी में किसकी परिभाषा दी गई, तो 2 के बी में परिभाषा दी गई, गोवंश की परिभाषा दी गई है। गोवंश की परिभाषा अर्थात गाय के समुदाय या गोवंश के समुदाय में कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें गाय शामिल होंगी, सांड शामिल होंगे, बैल शामिल होंगे, बछड़े शामिल होंगे, बछियाएं शामिल होंगे। ये सभी किसकी श्रेणी में आते थे, ये गोवंश की श्रेणी में आते हैं। उसके पश्चात 2 के सी में दिया हुआ है हमारे पास सक्षम अधिकारी। अब सक्षम अधिकारी क्या है, तो इसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी इस अधिनियम को देखरेख करने के लिए तथा उसको प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, उन्हें सक्षम अधिकारी कहा गया है। डी में क्या है, तो 2 के डी में है संस्थाएं। तो गौशालाएं इसमें आ जाएगी प्रमुख रूप से। गोवंश के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जो संस्थाएं बनाई जाएगी उसकी परिभाषा है। तो मुख्यतः हमें याद रखना है यहाँ पर संस्थाएं। 2 ई में किसकी परिभाषा, तो वध की परिभाषा है। वध की परिभाषा है हत्या, चोट पहुंचाना, अंगहीन करना जिससे उसकी मृत्यु हो सके, वो सभी वध में शामिल होंगे। ई के 2 सब क्लोज है, ई ए और ई बी। तो ई ए में परिवहन की परिभाषा है, ले जाने वाले की बात करता है, वाहन से या पैदल से। और ई बी में परिवाहक की परिभाषा है, अर्थात ले जाने वाला व्यक्ति की परिभाषा। ये 2 के एफ में क्या है, तो हमारे पास पशु चिकित्सा अधिकारी है। पशु चिकित्सा अधिकारी की परिभाषा किसमें दी गई, तो ये धारा 3 के तहत दी गई है। जब हम धारा 3 देखेंगे इस अधिनियम की, तो वहां पर बात करी गई पशु चिकित्सा अधिकारी की, तो उसकी परिभाषा किसमें दी गई है, तो 2 के एफ में दी गई है। अभी हम ट्रिक से सबको याद कर लेते हैं थोड़ी देर से। और धारा 2 के जी में किसकी परिभाषा दी गई, तो जी में यान की परिभाषा दी गई। यान किस मार्ग से ले जाया जा रहा है, भूमि से ले जाया जा रहा है, जल से ले जाया जा रहा है, वायु मार्ग से ले जा रहा है, आदि की साधनों की परिभाषाएं दी गई है।
2 के जी में। उसके पश्चात देखते हैं आगे, ये परिभाषा हमारे पास समाप्त हुई है। और ये कौन सी धारा? तो धारा नंबर 2। धारा 2 में क्या दिया गया है? हमारे पास परिभाषाएं दी गई है। 2A में परिभाषाएं दी गई है। इन परिभाषाओं को हम एक बार ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाएगा। जैसे कि 2A में दिया गया है, तो 2A में किसकी परिभाषा दी गई है? गोमांस की परिभाषा दी गई है। तो सीधा बोलेंगे हम ए, गोमांस मत रख। ए गोमांस मत रख। बी से क्या आ जाएगा? बी से बिरादरी याद कर लीजिए। इसमें गोवंश की परिभाषा दी गई है कि पूरे गोवंश में कौन कौन शामिल होगा। सी से याद कर लीजिए चेयरमैन। चेयरमैन से याद कर लीजिए सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी की परिभाषा दी गई है। फिर इधर हमारे पास 2D दिया है, तो 2D को हम घ से याद कर लेंगे। तो घ से मतलब कि उनके घर बोले तो संस्थाएं क्या क्या शामिल हो गए। 2E, अगर कोई पूछे कि किसने वध किया, तो इसने वध किया। इसने वध किया तो वध किया। इसने वध किया, तो वध की परिभाषा किसमें है? की। ए में क्या है? तो परिवहन। और बी में है परिवाहक, ले जाने वाला आदि की परिभाषा याद रखना। और 2F या च से याद कर लीजिए हम चिकित्सा अधिकारी। च से याद करेंगे हम चिकित्सा अधिकारी। और जी से याद करेंगे हम यान अर्थात भूमि जल वायु मार्ग से ले जाने वाले यान की बात कर रहे हैं इसमें। अब ये हमारी धारा 2 समाप्त होती है। धारा 2 के पश्चात हम पढ़ेंगे धारा 3 से स्टार्ट करेंगे। धारा 3, तो धारा 3 क्या कहती है? वही पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करती है। पशु चिकित्सा अधिकारी की चर्चा कहाँ पर करी गई? तो धारा 3 में पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करी गई है। कौन नियुक्त करेगा? तो इसे राज्य सरकार नियुक्त करेंगे या फिर सक्षम अधिकारी जो होंगे वह इसे नियुक्त करेंगे। पशु स्वास्थ्य का परीक्षण करना इनका मुख्य कार्य होगा और प्रमाणित करना है कि कौन सा पशु गोवंश की श्रेणी में आता है आदि कार्य होंगे किसका? पशु चिकित्सा अधिकारी के। याद करने के लिए, पशु चिकित्सा अधिकारी एक सर्जन होता है। ऑपरेशन करने गया था, करना कुछ और था, कर कुछ और दिया, तो 3 तिकाड़ा कर दिया अर्थात धारा 3 में किसकी बात करते हैं? पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करते हैं। तो हमें याद रखना है कि धारा 3 में 3 तिकाड़ा कर दिया था। किसने कर दिया था? तो पशु चिकित्सा अधिकारी ने। तो ये धारा 3 को इस प्रकार से हम याद रखेंगे। फिर उसके पश्चात धारा 4 में हम गोवंश वध प्रतिषेध की बात करते हैं। ये इस अधिनियम की मुख्य IMP धारा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक धारा है ये, क्योंकि यही धारा है जो क्या करती है? गोवंश के वध को प्रतिषेध करती है। इसे कैसे हम याद करेंगे? तो धारा 4, तो ऐसे याद करें कि मध्य प्रदेश सरकार ने चारों दिशाओं से गोवंश के वध पर क्या लगा रखा है? प्रतिषेध लगा रखा है चारों दिशाओं में। धारा 4 मतलब चारों दिशाओं में गोवंश वध प्रतिषेध लगा रखा हुआ है। इस प्रकार धारा 4 याद करेंगे। और इसमें क्या कहता है? इस धारा के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश के वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। और कोई भी व्यक्ति यदि वध करता है या स्वयं करता है या किसी से करवाता है तो ये गैर जमानत की श्रेणी में आ जाएगा। ये धारा 4 कहती है। फिर धारा 5 में किसकी परिभाषा है? तो गोमांस रखने और परिवहन करने पर प्रतिषेध धारा 5 कहती है। तो कोई भी अधिकारी होगा, अगर गोमांस रखने पर प्रतिषेध है, लेकिन उसने देखा कि एक संस्थान पर या एक जो मीट की दुकान थी उस पर कितना किलो मांस पाया गया, तो उसने 5 किलो गोमांस पकड़ लिया। वहाँ से क्या जब्त किया? 5 किलो गोमांस जब्त किया। तो धारा 5 के तहत गोमांस की परिभाषा या गोमांस रखने पर परिवहन करने पर प्रतिषेध। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है कि वध के लिए परिवहन पर प्रतिषेध। किसी भी गोवंश को वध के लिए आप परिवहन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति उसमें क्या है? पूरी तरह प्रतिषेध है। कोई भी व्यक्ति जानते हुए कि गोवंश का वध करने के लिए ले जाया जा रहा है या संभावना हो सकती है तो उसे परिवहन नहीं करेगा या उसे परिवहन के लिए किसी को नहीं देगा या उसका परिवहन नहीं कराएगा। स्वयं भी नहीं करेगा, किसी से करवाएगा भी नहीं। विशेष प्रावधान, लेकिन किसान तो ले जा सकते हैं, इसके लिए भी विशेष प्रावधान रखे हैं। या फिर मेले हाट बाजारों में बेचने के लिए, गोपालन के लिए आदि के लिए तो ले जा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक प्रावधान है, वह धारा 6 क और धारा 6 के ख में प्रावधान है।
अगर आप निर्यात कर रहे हो, बाहर ले जाना है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, अच्छे कार्य के लिए, तो आपको परमिट लेना होगा। परमिट लेना होगा जिसे कहा जाता है अनुज्ञा पत्र, और यह अनिवार्य है। और यह कौन देगा? तो सक्षम अधिकारी देगा। और आवेदन करना होगा। आवेदन करने के कितने दिन के भीतर मिल जाएगा? ये 7 दिन के भीतर परमिट आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम धारा 7 देखते हैं। तो 7 में का याद करेंगे हम 7 संस्थाएं, 7 संस्थाएं या गौशालाएं। ऐसा याद करें कि गौशालाओं के संरक्षण के गोवंश के संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए गौशालाओं की स्थापना की जाएगी। तो सभी गायों को हम वहाँ पर 7 रखेंगे। तो 7 संस्थाएं और सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्थापना की जाएगी। तो धारा 7 में कहा गया। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है प्रभारों का संग्रहण। प्रभारों का संग्रहण अर्थात जो गौशाला है या संस्था है, उसका जो व्यक्ति मालिक होता है, वह व्यक्ति रख रखाव का जो भी खर्चा होगा, भोजन पे, उपचार पर, जितना भी गोवंश पे खर्चा लग रहा है, वह उसके मालिक से वसूला जाएगा। किसके मालिक से? जिससे गाय पकड़ी गई है, जिससे यह गाय जब्त की गई है, उसी से इसका क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा खर्चा। संस्था के प्रभारी को इन कार्यों का चार्ज लेने का और व्यवस्था करने का अधिकार है। कहने का मतलब ये गौशाला का जो संस्था का प्रमुख होगा, वह जिस व्यक्ति से गाय पकड़ी है या जो उसका मालिक था जिससे गाय पकड़ी गई है, वह खर्चा लेगा, उससे पूरा खर्चा उसी को देना होगा। गौशाला में रखी तो गई है, क्या इसका खर्चा गौशाला का प्रमुख देगा? नहीं, गाय का मालिक ही, जिससे जब्त की गई है गाय, वही देगा। तो यहाँ पर प्रभारों का संग्रहण की बात होती है धारा 8 में। धारा 9 क्या कहती है? तो धारा 9 में हमारे पास पेनाल्टी, शास्ति और सजा की बात है। कैसे याद करेंगे? तो कोई भी व्यक्ति था जिससे गाय पकड़ी गई और वो बोल रहा है उस पर कि पेनाल्टी लगा दे, सजा दे दे आपको, तो वो बोल रहा नो 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 नो, सजा नहीं दो, पेनाल्टी नहीं लगाओ, नो 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 नो। तो धारा 9 में क्या है हमारे पास? पेनाल्टी, शास्ति, सजा की बात कर रही है। यह धारा अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा का निर्धारण करती है। अपराध कितने गंभीरता का था, उसके आधार पर सजा का निर्धारण है। जैसे कि धारा 4 का अगर उल्लंघन होता है, गोवंश का वध जिसमें दिया गया था, धारा 4, अगर उसका उल्लंघन कर रहा है व्यक्ति, तो 1 वर्ष से लगाकर 7 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। धारा 4 के उल्लंघन पे, गोवंश के वध पर की बात करता है ये। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 के उल्लंघन के तहत, अगर धारा 5 में उल्लंघन किया, आपने गोमांस रखा हुआ पाया गया है, धारा 5 वह थी 5 किलो गोमांस, याद करिए ट्रिक से। अगर गोमांस पाया जाता है तो 6 माह से लगाकर 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 5,000 रुपये का जुर्माना आदि उल्लंघन पर दंड रहेगा। तो धारा 9 में क्या है? तो पेनाल्टी, 9 को भी याद रखना, ट्रिक से याद रख लेना। पेनाल्टी नो 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 नो, शास्ति सजा दू नो 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 नो, इस प्रकार से। अब हम याद करेंगे धारा 10। धारा 10 कहती है अपराधों का संज्ञेय तथा असमनीय और अजमानती होना। अर्थात पुलिस अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और उसे न्यायालय के बाहर इससे समझौता नहीं कर सकती है, संभव नहीं है। अगर केस बन गया है तो वो न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, उससे बाहर समझौता नहीं किया जा सकता। कैसे याद करेंगे? 10 बोले तो बस, अब आपकी जमानत नहीं होगी, अजमानती होगा। 10 बोले तो बस, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, आपकी जमानत नहीं होगी। 10 बस, 10 बस, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 कहती है कि अधिकारी जो भी है, पुलिस भी है या कोई से भी सक्षम अधिकारी है, जो इसके संबंध में नियुक्त किए गए अधिकारी है, वह किसी भी संस्थान में प्रवेश कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है और तलाशी ले सकती है और जब्त भी कर सकती है अगर वहाँ पर कुछ पाया गया है। तो किसी भी परिसर में, संस्थान में, स्थान में, यान में उसका परीक्षण कर सकती है और देख सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है और यदि कुछ वहाँ पर पाया जाता है तो उसे जब्त करने का भी अधिकार है उनके पास। तो धारा 11 को याद कैसे करेंगे? एक ऐसा याद करें, एक संस्थाओं में किसी भी अधिकारी को प्रवेश करने की, निरीक्षण करने की और तलाशी लेने की शक्ति है। एक संस्थाओं में वो तलाशी ले सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। ये धारा 11 कहती है। धारा 11 के क में क्या प्रावधान है? तो धारा 11 के क में प्रावधान है, धारा 11 के क में प्रावधान है कि 30 दिन
में आप संभाग आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आप पे केस बन गया है या कोई व्यक्ति पे केस बन गया है तो संभाग आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। ऐसे आंकड़े हमें याद रखने की कितने दिन में, तो ये डाटा पूछा जाता है बार बार। तो अगर पूछा जाए तो कितने दिन में, तो मुख्यतः हम बोलेंगे 30 दिन में। ये इंपॉर्टेंट है। 30 दिन में आप कहाँ अपील कर सकते हैं? संभाग आयुक्त के पास। ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं बार बार। प्रीवियस क्वेश्चन भी है डे से संबंधित कि कितने दिन में आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, कितने दिन में संभाग आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं। दिनों से संख्या, डेज की संख्या आती है, तो हमें इन्हें भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। धारा 11 का ख क्या कहता है कि उच्च न्यायालय में अपील करना। धारा 11 का ख कहता है कि उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हो इसके खिलाफ आपको केस लगा है तो कोई भी व्यक्ति पर। फिर धारा 12 क्या कहती है कि जब्त से संबंधित जो भी गोवंश है उनका पुनर्वास करने की बात करती है। पुनर्वास से संबंधित बात किसमें है? तो धारा 12 में। कैसे याद करेंगे? किसी भी व्यक्ति से गोवंशों को पकड़ा गया था 10 बजे, 10 बजे पकड़ लिया। अब उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं था। रहने के लिए स्थान नहीं होने के कारण उनका 2 घंटे बाद 12 बजे उनकी व्यवस्था कर दी और उनका पुनर्वास कर दिया। 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक पूरा पुनर्वास कर दिया। ऐसा याद रखना ट्रिक से कि दोपहर के 12 बजे तक उनका पुनर्वास कर दिया है धारा 12 के तहत। धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। अर्थात यदि कोई भी अधिकारी नागरिकों के हित में कार्य कर रहा है, गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध, अधिकारी के विरुद्ध ही कोई व्यक्ति चला जाता है कि हम तो आप पर ही उल्टा केस कर देंगे कि आपने इस तरीके से गलत काम करा, हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी वजह से इतना हमें नुकसान हो गया है। अधिकारी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी पर केस करने का धमकी दे रहे हैं, अधिकारी को जुर्माना भरवाने के लिए कह रहे हैं। तो सभी इस अधिनियम के तहत, धारा 13 के तहत सभी अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है। तो यही बात कह रही कि धारा 13 क्या कहती है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। अर्थात कोई भी यदि अधिकारी कार्रवाई करता है तो यह धारा उसका संरक्षण करेगी, उस पर विपरीत केस नहीं होने देगी। तो ये किस में बात करी गई है? तो ये धारा 13 में बात करी गई है। जबकि धारा 14 क्या कह रही है? सभी अधिकारी लोक सेवक होंगे। सभी अधिकारी क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। कैसे याद करेंगे? तो गोवंश से संबंधित, जैसे कि कम आयु के बच्चे भी, 14 वर्ष के आयु के बच्चे भी गो सेवक बनना चाहते हैं या लोक सेवक बनना चाहते हैं, और वह क्या कर रहे हैं? संरक्षण के लिए उपाय कर रहे हैं। जैसे कि जो भी हमारे दल चलते हैं, संगठन चलते हैं, उनके साथ साथ बच्चे भी मिल जाते हैं, तो वो 14 वर्ष के बच्चे हैं और वो भी लोक सेवक बनना चाहते हैं संरक्षण करने के लिए। तो धारा 14 में। धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 कहती है कि पुराने कानूनों से अगर टकराव होगा तो यह अधिनियम मान्य होगा। 15 में टकराव है, पुराने कानूनों से अगर टकराव हो जाता है तो यह कानून मान्य होगा, ये धारा 15 कहती है। धारा 16 कहती है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राज्य सरकार की होगी। धारा 17 कहती है नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, क्योंकि राज्य का कानून है तो राज्य सरकार को शक्ति होगी। धारा 18 कहती है निरसन या रिपील या पुराने कानूनों को निरस्त करने की बात करती है, और पुराने कानूनों की प्रक्रिया से संबंधित बात होती है इसमें। अगर बोला जाए कि अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो अभी तक हमारे पास इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हो चुका है। एक संशोधन हुआ तो 2010 में धारा 11 में संशोधन करा गया है, और जब्ती संबंधी और अपील को और कड़ा बनाया गया। 2 सब क्लोज जोड़े गए थे धारा 11 में, क और ख। 2024 में सजा के प्रावधानों को और वृद्धि करी गई, उसमें प्रावधान बढ़ाए गए सजा के लिए, उसमें संशोधन करा गया 2024 में। तो यह अधिनियम हमारा समाप्त होता है। एक बार हम थोड़ा सा डेट रिकॉल करेंगे। कि जैसे कि मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है, हमारे पास 2004 का अधिनियम है। ये मुख्यतः अधिनियम 2004 का है, और 4 में जो अधिनियम लाया गया था तो किस क्रमांक का था? तो 6वें क्रमांक का था। और जो भारतीय गणराज्य बना है, तो गणराज्य बनने के कौन से वर्ष में लागू हुआ? तो 55वें वर्ष में। भारतीय गणराज्य के 55वें वर्ष। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी बाई चांस बन जाते हैं।
फिर राज्यपाल की अनुमति कब मिल रही, तो 26 मार्च को, और 3 दिन बाद 29 मार्च को चौथे दिन क्या मिल गया उनको, पूर्णतः ये प्रभावी होगा। तो ये डेट याद रखना है, 29 मार्च 2004, 29 मार्च 2004। कुल कितनी धाराएं, 18 धाराएं हैं। प्रारंभ कब हुआ, 29 मार्च 2004। इस प्रकार हम याद रखेंगे। इसी प्रकार खंड अ जो पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन के, उससे संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।